हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम शुरू करेंगे हमारा जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं उसका थर्ड वीडियो है हमारे पास। चैप्टर हैं हमारे पास 6 और वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर है ये। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ज़रूर कीजिए। हमने कोशिश की है कि आपके लिए जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाए जाएं और आपको समझ भी ज़्यादा है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यानी कि जो छोटे छोटे मेथड हैं हमने उनको यूज़ किया है। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ज़रूर कीजिएगा। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा आज का जो टॉपिक है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, एक बेहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे करने की कि आपको वो याद रहें और आपको एग्ज़ाम में भी वो काम है। देखिए, जो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं ये एंट्रेंस टेस्ट में बहुत आते हैं इनमें से, और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल आसान है हमारे पास ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज 18 करेंगे हम। पहले हमने जो है टोटल 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले दो वीडियो में। क्वेश्चन क्या है, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम। बॉब हमारे पास किस तरह से होती है? देखिए, पेंडुलम जब हम लेते हैं तो इस तरह से हम पेंडुलम होता है और ये टू एंड फ्रो मूव कर सकता है, इस तरह से पेंडुलम होता है हमारे पास। आपने देखा भी होगा लैब में। तो ये कहता है बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन द, अगर उसकी लेंथ पेंडुलम की 1.5 मीटर है, व्हाट इज द स्पीड विद विच बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट का मतलब मीन पोजीशन पे वो कब आएगा हमारे पास, ठीक है ना। गिवन दैट इट्स डिसिपेटेड 55% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए भी ये अपनी जो 5% एनर्जी है कहाँ खर्च कर रहा है? हवा के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि हवा में रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन होता है जो बॉडी को रोकने की कोशिश करती है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले हम देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, पोटेंशियल एनर्जी बॉब की हम कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू में हाइट। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। तो बॉब जब रेस्ट पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी उस समय क्या होगी वो हम निकालते हैं पहले। तो वो क्या होती है? mgh। m हमारे पास नहीं है तो g है हमारे पास और h है, टोटल निकाल लिया हमने। अब ये कहता है सिंस 5% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन रीच एट बी। देखिए, बी पॉइंट का मतलब लोवेस्ट पॉइंट। बी पॉइंट उसका क्या बनेगा, हम आपके लिए फिगर बना देते हैं। ये देखिए हमारे पास कोई बॉब है, ये बी पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट। और ये कितनी दी है? 1.5 दी है। तो देखिए ये जब जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा वो, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये मान लो पोजीशन ए है और ये भी कितनी है हमारी? 1.5, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो धागा है वो सेम ही रहता है, 1.5 मीटर रहेगा। ये कोई इसकी मीन पोजीशन है वो मान लेते हैं। तो जो ये बी पॉइंट है ना, ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। सिंस 5% ऑफ एनर्जी लॉस्ट व्हेन रीच एट बी, जब बी पर पहुंचता है तो 5% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। इसलिए सो काइनेटिक एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यानी कि जो बी है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास? देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट बी निकालेंगे हम। 5% लॉस हो रहा है तो 5% का मतलब जैसे 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 95 बचेगा ना। तो इसलिए 95%। अब क्योंकि टोटल हमारे पास एनर्जी कितनी है? mgh है। टोटल कितनी है? mgh। इसमें से यदि हम 5% माइनस कर दें mgh में से, mgh का 5% हमें माइनस करना है, ये पॉइंट है। या हम डायरेक्ट ले सकते हैं 55% कर दो तो ये टोटल रिजल्ट आ जाता है। ये शॉर्टकट फार्मूला है किसी भी सॉल्यूशन को करने के लिए, ठीक है ना।
मान लो, क्योंकि यदि मान लो हमारे पास 100 है तो और हमें लॉस देखना है, तो 5% लॉस हो रहा है तो 95 बचेगा ना, तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं 95%। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहते हैं हाफ mv²। इसका मतलब ये जो एनर्जी है लॉस हुई है वो इसके बराबर होगी, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। और हमें निकालनी है वेलोसिटी। देखिए m से तो m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा, और ये सारा प्रोडक्ट किधर आ जाएगा, इधर ले लेंगे हम, और सारे का क्या कर देंगे, अनरूट कर देंगे। तो ये हमारे पास अनरूट बन गया। जब इसको हम सोलो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.29 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5.29 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए ट्रॉली ऑफ मास 300 किलोग्राम कैरिंग ए सैंड बैग, सैंड अलग है बैग अलग है, यहाँ पे सैंड बैग ऑफ 25 किलोग्राम इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। जो ट्रैक है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन उस पर काम नहीं करा। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ होल ऑन द ट्रॉली फ्लोर एट द रेट ऑफ 0.05 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड है ये, किलोग्राम पर सेकेंड, इस तरह से लिखेंगे, किलोग्राम पर सेकेंड हम इस तरह से लिख सकते हैं। इनकी स्पीड से उसने लीक करना शुरू कर दिया। जैसे मान लो हम कई बार किसी गुब्बारे में पानी डाल लेते हैं और उसमें सुराख कर दें तो पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो सेम यहाँ पे यही कंडीशन है भी, जो सैंड है, रेत है, उसने किसी होल से निकलना शुरू कर दिया। 1 सेकंड में कितना निकल रहा है, 0.05 किलोग्राम पर सेकंड निकला है 1 सेकंड में। आगे कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर इंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। अब मान लो सारे का सारा जो सैंड है निकल गया, तो फिर ट्रॉली की स्पीड क्या होगी। देखिए ध्यान से सुनिए, द ट्रॉली कैरिंग ए सैंड बैग इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कितनी है हमारे पास, 27 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर दी गई है स्पीड उसकी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ ट्रॉली एंड द सैंड बैग इज नॉट एक्टेड अपॉन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उसने दिया भी फ्रिक्शनलेस है। क्या दिया गया, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब न तो सैंड के ऊपर न ट्रॉली के ऊपर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। और उस केस में यदि सैंड लीक हो जाती है, जो रेत है किसी होल से निकलना शुरू कर देती है ट्रॉली के फ्लोर से, इट डज नॉट लीड द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ट्रॉली। तो ट्रॉली पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए स्पीड जो होगी ट्रॉली की विल नॉट चेंज, उसकी चेंज नहीं होगी एज सैंड टेक्स आउट, जैसे इसमें से सैंड बाहर निकलेगी। और इवन आफ्टर द सैंड बैग बिकम्स एम्प्टी, चाहे वो सारे का सारा खाली हो जाए, जो हमारा सैंड का बैग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट लिखा है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। देखिए शुरू में लिखा था ना, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड दे दी, विद फ्रिक्शनलेस ट्रैक हो गया, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस होती है। क्लियर पॉइंट। अब आप आंसर देख लीजिए, सिस्टम ऑफ ट्रॉली एंड सैंड बैग इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियरली सिस्टम इज नॉट बीइंग एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। If the sand leaks out, even then no external force acts, so there shall be no change in speed of the trolley. Clear है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए ध्यान से, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम travels in a straight line with velocity v is equal to ax की पावर 3/2। ये क्या है, ax की पावर 3/2 भाई, ax की पावर 3/2 विद एक्सेलेरेशन कितना दिया गया हमारे पास, 5 मीटर की पावर -2 और s की पावर -1। क्लियर पॉइंट, ये एक्सेलेरेशन दिया गया है। व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास है क्या क्या, एक तो मास है, ठीक है, एक वेलोसिटी है हमारी ये,
तो, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है 0 टू जहाँ भी जा रहा है। निकालना हमें क्या है, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है। इसका मतलब हमें दो तरह की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल और फाइनल, और दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से भी निकल जाएगा। तो चलिए हमारा जो शॉर्टकट मेथड है वो देखिए क्या है। मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया है, इनिशियली एट कि देखिए वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक दिया गया है, ठीक है ना। तो 0 पे जब हम निकालेंगे, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये तो 0 आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2 v2, ये देखिए वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, ठीक है ना। x की वैल्यू पुट करेंगे ना, ये देखिए ये हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ भी हमने जो है x की वैल्यू पुट की थी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। अब x की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, तो ये हमारे पास आ गया टर्म। वर्क डन क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि हाफ mv, वही फार्मूला रहेगा ना, फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, फाइनल में से इनिशियल, मतलब जैसे हाफ mv2 स्केयर माइनस हाफ mv1 का स्केयर होता है, यही होता है ना, v1 का स्केयर आएगा यहाँ पर। तो हाफ m कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा। इसके अंदर हम वैल्यू पुट देंगे, v1 भी है हमारे पास और v2 भी है, तो v1 0 है और v2 हमारे पास ये आया, तो कितना आ जाएगा, 50 जूल आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल स्वीप आउट ए सर्कल ऑफ एरिया ए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इफ द वाइंड flow at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in the time t। तो देखिए बिल्कुल आसान है, निकालना है क्या हमें, what is the mass of the air passing through it in time t। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और डेंसिटी निकालने के बाद हम निकालेंगे मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू द सर्कुलर एरिया टाइम टी, जो इसने पूछा है, व्हाट इज द मास, लास्ट में ये निकलेगा। तो मास निकालने के लिए हमें डेंसिटी की जरूरत होगी, डेंसिटी हम मान लेंगे रो, डेंसिटी क्या मान लेंगे, रो मान लेंगे। और फिर हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा, एरिया सीधे ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल फार्मूला LBH होता है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, एरिया इंटू वेलोसिटी लगाओ, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाइंड है ना, तो एरिया जब निकालते हैं तो वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी हम ले सकते हैं। और मास ऑफ द माइंड, वो जो वाइंड है हमारी, क्या हो जाएगा, AVP, क्या हो जाएगा, AVP, यानी कि रो डेंसिटी है ना हमारी, इसलिए A रो P, P लिखा हुआ है तो रो मानेंगे इसको, डेंसिटी हमारी P लिखा है। मास ऑफ द एयर पासिंग इन टाइम t, तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। AV रो PT, या रो T लगा दो सीधा से, AV रो T, ये आ गया मास ऑफ द एयर पासिंग इन टाइम t, सिंपल। अब आगे देखिए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक ही फार्मूला है, हाफ mv स्केयर, मास अभी हमने ये निकाल लिया, AV रो T, तो आंसर आ गया सीधा। सी पॉइंट में, assume that windmill converts 25% of wind energy into electric energy and that A एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ द एयर हमने निकाल ली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारे पास, E/T, E/T यानी कि एनर्जी बाई टी। इसका मतलब हमें पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल सिंपल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड
25 दिया हुआ है परसेंट, इंटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, तो काट के कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4, 1/4 आ गया। हाफ mv² होता है तो वो हमने निकाला हुआ है, mv², ये पहले निकाला हुआ है हमने। क्लियर है पॉइंट। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है, E/T, E/T, E हमने ये निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास, T नीचे आ जाएगा, 1/2 हमारे पास पहले ही है, तो 1/8 हमारे पास हो उसका है ये, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर। अब एरिया भी दिया हमारे पास, वेलोसिटी भी दी गई है और डेंसिटी, सब कुछ हमारे पास दिया गया है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सारी, तो आंसर आ जाएगा ये। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 22, ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स ए 10 किलोग्राम मास 1000 टाइम्स टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम, assume that potential energy lost each time C lowers the mass is dissipated। तो पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन एक बार आप लैंग्वेज ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहना वो चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कोई आदमी ट्राई कर रहा है टू लूज वेट, वेट को लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मास कितना उठा रहा है वो 10 किलोग्राम उठाता है 1000 टाइम्स टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। अब हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम सी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। अब नंबर ए में पूछता है कि हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए नीचे की ओर लगता है और मास ऊपर की ओर उठाया गया है, तो वो कहता है कितना फोर्स लगा रहा है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा रहा है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का हमारे पास एक फार्मूला था, अब यदि आपको होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए mgh ही है हमारे पास, क्या होता है mgh होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हम जब निकालते हैं किसी भी बॉडी का, वही है वर्क डन, जब वर्क डन की बात करते हैं तो इसमें हम n से और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उसने वेट उठाया है ना, तो 1000 इंटू 10 कितना है हमारे पास, मास दिया गया है ना, ये देखिए 9.8, h कितना उठा रहा है वो 0.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49,000 जूल आ जाएगा। अब सेकंड में पूछता क्या है, फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट, हाउ मच ही विल डाइटर यूज। आप डाइटर का मतलब हम डाइट से ले रहे हैं, खाना पीना जो भी है। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय फैट कितनी होगी, पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा, 1 किलोग्राम में कितनी सप्लाई होती है, देखिए ध्यान से देखिए कितनी सप्लाई होगी हमारे पास 3.8, तो फैट सप्लाई दिया गया है हमारे पास, उसका 20% निकाल लेंगे पहले, तो उसका 20% निकाल लेते हैं, ये आ गया। फैट यूज बाय द डाइटर कितनी है पर किलोग्राम से हिसाब से, 1 किलोग्राम डिवाइड बाई जो ये आया इनटू में जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है फोर्स वो, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, ए फैमिली यूजेज 8 किलोवाट पावर, ठीक है। नंबर 1, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 watt per meter square, if 20% of this energy can be converted into useful electric energy, how large is area needed to supply 8 किलोवाट एनर्जी हमें सप्लाई करनी है, तो कितना लार्ज एरिया हमें चाहिएगा, ठीक है। पहले तो हमें देखिए पावर निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, पावर, यानी कि टोटल सोलर पावर इंसिडेंट ऑन द सरफेस, कितनी हमारी टोटल पावर है सरफेस पर जो सोलर एनर्जी से बन रही है। फिर हम निकालेंगे यूजफुल इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कितनी है, ठीक है। फिर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। नंबर 1 देखिए, एनर्जी इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर 200 वाट दिया गया है, ठीक है। लेट ए बी द एरिया नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, ये एरिया हो गया हमारे पास। एनर्जी इंसिडेंट ऑन द एरिया 200 इंटू डब्लू आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है ना। लेकिन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी 20% ऑफ 200, 20% ऑफ 200 यानी कि 40 एम्पियर पर वाट, जो भी वाट दिया गया हमारे पास, क्योंकि ये वाट में चलेगा, ठीक है ना। एरिया भी दे सकते हैं हम यहाँ पे अगर चाहें तो आप। अब नाउ ये दोनों क्या हो जाएंगे वाट, क्योंकि हमने ये बराबर निकालेंगे, बराबर होते हैं ये। तो कितना हो गया हमारे पास, कितना दिया गया है 8000 वाट। 8 किलो वाट को वाट में चेंज करेंगे ना, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा फिर इसको 40 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। बी क्या है, कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूट ऑफ द टाइपिकल हाउस, से हम इसको वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए एरिया ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस बिल्ट ऑन कितना है हमारे पास, सिंपल यदि आप लेना चाहें 10 × 25 मीटर आ जाए, वो भी ले सीधा डायरेक्ट ले सकते हैं। 10 × 25 एरिया तो सीधा होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड, तो वो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 हमारे पास आ जाएगा, वो दिया हुआ है हमारे पास। देयरफॉर एरिया कैलकुलेटेड अबव इज कंपेरेबल टू एरिया ऑफ द रूफ ऑफ द नॉर्मल हाउस। यह हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसने जो, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 70% हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे 70% ऑफ 300, तो वो कितना आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों आंसर आप जिस तरह से करना चाहिए कर सकते हैं। अब हमें करना है कंपेयर, कंपेयर में क्या आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 210, तो ये आ गया कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 24, ए बुलेट ऑफ मास 0.012 किलोग्राम एंड ए हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए ब्लॉक्स ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 किलोग्राम एंड इंस्टेंटली कम आउट टू द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रीडिंग बाय मीन्स ऑफ द थिन वायर्स। कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइज, आल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। देखिए बिल्कुल समझ लीजिए ध्यान से, ये कहता है भी एक क्या है हमारे पास, बुलेट है ना, हाँ बुलेट है। बुलेट का मास दिया गया है हमारे पास, जो ये मास है हमारे पास बुलेट का टोटल, और हॉरिजॉन्टल स्पीड भी दी गई है, कोई बुलेट मास है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्पीड में जा रही है वो, ठीक है। और सामने से किसी भी ब्लॉक में वो टकराती है, ठीक है, और जिसका मास भी दिया गया 0.4 दिया गया है, स्ट्राइक के ब्लॉक ऑफ वुड मास, इससे वो टकराती है। तो इंस्टेंटली कम, उस टाइम कम टू रेस्ट इनसाइड द ब्लॉक, तो जैसे ही टकराएगी तो ब्लॉक के अंदर वो रेस्ट पे आ गई, इनके वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग है, ये क्या है ये आगे देखिए सीलिंग है, सीडिंग लिखा हो ना, सीलिंग CEILING होता है हमारे पास ये, फ्रॉम ए सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर, ठीक है ना। कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइज। अब देखिए कहता है ना भी जो ब्लॉक है इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर, भी ब्लॉक है वो सस्पेंड हो, मतलब लटका हुआ है एक रस्सी के टुकड़े के साथ। अब जब गोली इस पर लगेगी तो क्या होगा, ये सरकेगा, थोड़ा बहुत हिलेगा ना। अब यही बताना है हमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन, और जैसे ही गोली लगेगी इसमें, उसमें हीट कितनी पैदा होगी, दो चीज़ें हमें बतानी है। देखिए जब हमारे पास इस तरह के सवाल होते हैं तो हमें मोमेंटम वाले जो सवाल हैं वो करेंगे, कोलिजन वाले हमने जो चैप्टर किया था ना उसके हिसाब से करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाते हैं जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो लगाएंगे। और वो कहता है m1 v1 प्लस m2, ये वाला होता है m1 v1 प्लस m2 v2, ये वाला फार्मूला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जो हमारे पास सवाल होता है। पहले तो हम निकालेंगे उसका मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम निकालेंगे किस हाइट तक वो राइज किया गया है, ठीक है। फिर निकालेंगे वो जो एनर्जी लास्ट में प्रोड्यूस हुई है, अमाउंट ऑफ हीट, ये 3 पॉइंट हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 इज इक्वल प्लस m2 u2, तो v हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों इक्वल है, एक ही वेलोसिटी है ना,
तो कितना दिया गया इसमें, ध्यान से देखिए। हमारा सवाल यहाँ से शुरू होगा, देखिए ये यहाँ से शुरू है, ठीक है। V इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2.04 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। When bullet and block rise to a height h, जब बुलेट एंड ब्लॉक राइज टू ए हाइट एच यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कितनी रहेगी उसमें, वही हमारे पास हाफ mv स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्योंकि मास m1 m2 हो गई, ठीक है ना। ब्लॉक का भी हो जाएगा और उसका भी, दोनों का मास हो जाएगा, तो हम इस तरह से लेंगे। ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास लास्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करेंगे। h किसके बराबर होता है, v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g। ये कैसे आएगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो v स्क्वायर इधर हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, h निकालनी है ना, तो इधर 2 आ गया पहले, तो फिर इधर h रह जाएगा और दोनों साइड में चले जाएंगे, तो यहाँ से h हम निकालेंगे। h के आगे हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2g। अब वह v हमारे पास दिया गया है और g की वैल्यू 9.8 होती है, तो ये निकाल लेंगे हम हमारे पास। अब हीट प्रोड्यूस किसके बराबर होती है, लॉस इन काइनेटिक, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस जो लास्ट में आई थी, इसमें वैल्यू पुट कर दो m1 u1 की, और इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, तो टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, 28.54 जूल आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25, टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, देखिए फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ये बात नोट कर दीजिए। टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप मीट एट ओ पे कहीं मिलते हैं। एट ए फ्रॉम वेयर टू स्टोन आर अलाउड टू स्लाइड फ्रॉम रेस्ट, 2 स्टोन अलाउड किए गए, 1 ईच ट्रैक, जैसा कि फिगर में दिखाया भी देखेंगे। विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, विल दे रीच देयर विद द सेम स्पीड, एक्सप्लेन गिवन। हमारे पास θ1 दिया गया है, ये θ1 ऐसे लिखेंगे, θ1 30 और θ2 60 और हाइट हमारे पास दी गई है। व्हाट आर द स्पीड एंड टाइम टेकन बाय द 2 स्टोन्स, ये देखिए ये फिगर हमारे पास, ये स्टोन है, देखिए ये फिगर ये दिया गया। तो दोबारा एक बार समझा देते हैं क्या दिया गया है। 2 इंक्लाइंड प्लेन है, एक प्लेन ये होगी इंक्लाइंड और एक इंक्लाइंड प्लेन ये है, और टोटल जो ये हाइट है हमारी ये h दी गई है बीच की, ठीक है ना। अदर स्टीप मीट एट o, ये पॉइंट o लगा लो, उसमें o दिया गया, हम यहाँ पे a लेके चल रहे हैं, o भी लगा सकते हैं जो पॉइंट दिया हुआ। तो यहाँ से एक तो इधर आ गया हमारे पास और दूसरी ये नीचे की ओर आ रही है, ये एंगल θ1 होगा और ये एंगल क्या हो गया, θ2 हो गया हमारे पास, ये दिया गया है ना। अब पूछता क्या है, विल देयर बी सेम स्पीड होगी और किस टाइम वो पहुँचेंगे। देखिए इस तरह के जब हम सवाल करते हैं, एक तो कंपोनेंट हम इसके बनाते हैं, क्या बना के चलते हैं, कंपोनेंट बनाएंगे। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल हमारे पास क्या रहेगा, mg साइन थीटा होता है, mg साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल यानी कि जो इस तरह से होता है, जैसे ये बॉडी ऐसी बनेगी ना हमारी, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो जो ये हॉरिजॉन्टल होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, mg कोस थीटा होएगा, mg कोस थीटा। तो m यहाँ पे हमारे पास m1 लगा लो या m2 लगा लो, वो एज पर इक्वेशन होता है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास ये है। थीटा एंगल आएगा, अगर हम यहाँ से लेते हैं तो θ1 आएगा, और इधर से लेंगे जब इस बाल से लेंगे तो θ2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से लेंगे तो mg कोस θ2 आएगा ना, mg कोस θ2 आएगा, और यहाँ लेंगे तो θ1 रहेगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कंपोनेंट बनेंगे। अब सवाल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी कहता है। तो बॉटम पे क्योंकि वो चल रही है, टॉप पे क्योंकि वो
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि वो रेस्ट पे थी। तो यहाँ से V निकाल लिया, √2GH आ गया हमारे पास। ठीक है। सिंस वर्टिकल हाइट ऑफ द बोथ प्लेन्स इज सेम सो दे विल रीच द बॉटम विद सेम स्पीड। क्योंकि वर्टिकल हाइट हमारी सेम है तो सेम स्पीड से वो पहुँचेंगे। एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन A इज इक्वल टू G साइन। ठीक है। लेट T बी द टाइम एंड टेकन टू स्टोन फर्स्ट ट्रेवल टू डिस्टेंस B। तो फिगर देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए हमने ये बना लिया, S1 निकालेंगे पहले, फिर S2 निकाल लो। S1 और S2 हम यहाँ पे निकाल लेंगे। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ पे। तो S1 क्या हो गया, H बाई साइन थीटा 1, ये H बाई साइन थीटा 1 हो जाएगा। सामने वाला एंगल लेके चलते हैं ना। और ऐसे ही हमारे पास S2 डिस्टेंस ले रहे हैं ना, H बाई साइन थीटा 2, ये हमने निकाल लिए। क्लियर पॉइंट। अब देखिए हमारे पास θ1 और θ2 दो एंगल दिए गए हैं। देखिए θ2 ज़्यादा है, θ2 दिख रहा है ना, ग्रेटर देन θ1, ये हमें दिखाई दे रहा है। θ1 ग्रेटर देन θ2, इसका मतलब एक्सेलरेशन A2 मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन A1। तो एक्सेलरेशन एक का ज़्यादा होगा और एक का कम होगा जब इंक्लिनेशन का फ़र्क पड़ता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं हम। डिस्टेंस क्या होती है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UT 1 बाई, अब A भी निकालेंगे पहले। देखिए A भी निकाल लो ये, ठीक है ना। और फिर निकालेंगे हम AC, दोनों निकालनी पड़ेगी ना। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें अभी फार्मूला नोट किया है ये, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर गया, हाफ G साइन थीटा 1 T का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि टाइम T1 निकालेंगे। फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम T1। तो T1 क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा 1 √2H डिवाइड बाई G। θ1 हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे 2H ये वैल्यू पुट हो जाएंगी। तो वैल्यू पुट होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 ये हो गया। सिमिलरली टाइम टेकन बाई स्टोन 2, दूसरे स्टोन द्वारा कितना टाइम लगेगा, सेम वही फार्मूला हमारे पास, वहाँ पे एंगल दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। फिर टोटल ये आ गया 1.6S। और V क्या था हमारे पास, √2GH। तो वैल्यू पुट कर दो। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जो 14.14 मीटर पर सेकंड विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोथ स्टोन, जो कि दोनों स्टोन की क्या होगी, वेलोसिटी होगी हमारे पास। क्लियर पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये कहता है ए 1 किलोग्राम ब्लॉक सिचुएटेड ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन is connected to a spring of constant 100 Newton per meter as shown in figure. The block is released from rest with the spring in the unstretched position. The block moves 10 centimeter down the incline before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the inclined plane. Assume that the spring has negligible mass एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फिगर देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास फिगर। ठीक है ना। तो शुरू में देखा है 1 किलोग्राम ब्लॉक है कोई भी। ठीक है, ब्लॉक कितना देखा है, 1 किलोग्राम। वेट क्या होता है हमारे पास, फार्मूला mg होता है, mg साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल में mg कोस थीटा। तो ये हमारे पास कंपोनेंट बन गए। इस तरह के सवालों में कंपोनेंट आपने बना लेने हैं, जैसे कि इसमें फिगर में हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना। और r क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल हो जाएगा। और ये ब्लॉक दिया गया है और ये स्प्रिंग के साथ जो है टाइट किया गया है इसको, ये इसमें चीज़ दी गई है। और ये कहता है ब्लॉक मूव 10 सेंटीमीटर डाउन दी इंक्लाइंड, और 10 सेंटीमीटर ये डाउन इंक्लाइंड है हमारे पास। आप करते हैं सवाल। तो फिगर हमने देखा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, यही mg कोस थीटा आपको याद होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारे पास, μr, फार्मूला आपने किया होगा ना। और r क्या होता है, mg कोस थीटा, वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है,
तो म्यू जी एम जी कोस थीटा। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जो टोटल बनता है एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम माइनस कर देते हैं इसमें से। तो एम जी साइन थीटा माइनस ए एम जी कोस थीटा, ठीक है ना, या यू भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये की बात है, ये म्यू एम जी कोस थीटा, यहाँ पे ये लगा हो ना, तो ये क्या हो जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा। तो एम जी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। डिस्टेंस मूड कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, क्लियर पॉइंट। इन इक्विलिब्रियम वर्क डन क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग, जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी वही टोटल होती है हमारे पास, और वो उसका फार्मूला क्या है हाफ एम वी स्केयर, यानी के एक्स स्केयर हमारे पास हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार। तो ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2, ये देखिए। इसके बाद एंगल दिया हुआ है हमारे पास, एंगल एम भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, सब कुछ हमारे पास दिया गया है। तो ये हमने वैल्यू सारी पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ गया 100 इंटू 0.1 आ गया, ठीक है, 100 इंटू 0.1। फिर दोबारा हमारे पास वहीं से हम 20 इंटू 0.601 माइनस म्यू, ये वैल्यू पुट करने के बाद आ रहा है इज इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई करके आया ना, बराबर कितना आ जाएगा 0.126। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27, ए बोल्ट ऑफ मास 0.3 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। It hits the floor of elevator and does not rebound. What is the heat produced by the impact? Would your answer be different if elevator were stationary? यदि हमारा एलिवेटर स्टेशनरी होगा तो उस केस में ये क्या रहेगा। देखिए दोबारा स्टेटमेंट एक आप दोबारा पढ़ सकते हैं, जब तक स्टेटमेंट नहीं क्लियर होगी तो आपको सवाल भी नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh, सबसे पहले यही निकालेंगे, ऐसे केस में निकाल लिया मैंने, 8.82 जूल आ देगा। बोल्ट डज नॉट रिबाउंड, वापस नहीं आ रही, सो बोल एनर्जी ऑफ कन्वर्टेड किस में, हीट में आ जाएगी, सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। लेकिन हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, जितनी हमारी टोटल एनर्जी है वो कितनी है 8.82 जूल। सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, देयरफॉर आंसर विल नॉट चेंज इवन इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये, क्योंकि बोल्ट डज नॉट रिबाउंड, क्योंकि वो रिबाउंड नहीं हो रहा, तो हीट प्रोड्यूस भी सेम रहेगी जितनी हमारी ये बनती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, ए ट्रॉली ऑफ मास 200 किलोग्राम मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ए चाइल्ड ऑफ मास 20 किलोग्राम बीन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन and two other 10 meter away with the speed of 4 meter per second relative to the trolley in a direction opposite to the trolley motion and jumps out of the trolley. What is the final speed of the trolley? How much has the trolley moved from the time and child begin to run? देखिए इसको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, कहना क्या चाहता है। ये कहते हैं भी एक ट्रॉली है जिसका मास दिया गया 200 किलोग्राम, ठीक है, और ये मूव करती है एक वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ 36 किलोमीटर पर आवर के साथ, ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ट्रैक क्या है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। और एक चाइल्ड ऑफ मास 20 किलोग्राम रन ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर, और उसके साथ एक ट्रॉली के साथ कौन है, बच्चा भी है। स्पीड भी दी गई है उसकी, कितनी 4 मीटर पर सेकंड दी गई है बच्चे की स्पीड, ठीक है ना, ये 4 मीटर पर सेकंड दी गई है, ठीक है। और निकालना क्या हमें, डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉली मोशन एंड जंप आउट ऑफ द ट्रॉली तो दिया हुआ है। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, हाउ मच द ट्रॉली मूव्ड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिन टू रन। देखिए थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन मिलेंगे। पहले तो हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, पी आई, इनिशियल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू u1, ये इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा, क्लियर। 220 टोटल मोमेंटम दोनों जुड़ेंगे ना हमारे पास, चाइल्ड का भी जुड़ेगा और जो ट्रेन मतलब जो पुली है उसका भी
चाइल्ड का कितना है 220 और उसका कितना है 200, तो 220 आ गया टोटली, ठीक है। इंटू U1 वेलोसिटी ले लेंगे हम, उसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे, क्योंकि किलो उसमें दिया गया ना, किलोमीटर पर आवर में दिया गया, तो मीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना तो 18/5, तो उल्टा डिवाइड कर दो, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया मोमेंटम हमारे पास, ये इनिशियल आ गया। ऐसे ही फाइनल निकालेंगे PF फाइनल मोमेंटम m1U1 प्लस m2U2, तो m1 20 V2 - 4 प्लस 200 V2, क्योंकि V1 क्या है हमारे पास V2 - 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी दी गया ना 4 मीटर पर सेकंड, वो उसको हम माइनस कर देंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हमारे पास इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये था, फाइनल ये आ गया, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 10.36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम टेकन बाय द चाइल्ड टू कवर द लेंथ ऑफ द ट्रॉली, टाइम का सीधा ही फार्मूला हमारे पास, डिस्टेंस वो लगाते हैं फार्मूला, DST वाला फार्मूला है ना, वो याद होगा आपको। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है, वही वाला फार्मूला, यहाँ से T निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रॉली, अब ट्रॉली की डिस्टेंस V2 इंटू T आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25.9 मीटर आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कवर्स फिग कैन नॉट पॉसिबल डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड्स बॉल्स, हेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल। देखिए ये फिगर दिया गया है, ध्यान से देखिए, 6 फिगर दिए गए हैं, इसमें हमें क्या बताना है, अभी कौन सी कैन नॉट पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए आप यदि देखें, ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन, जब इलास्टिक कोलिजन होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सीधी सी बात है ना, सिंस, क्योंकि देखिए जब कोई बोल रही टकराव करती है ना, तो जैसे ये मूवमेंट में, अब ये जब दो बॉडी टकराएंगी तो वो स्टॉप हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बन गई उनकी, काइनेटिक एनर्जी से क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी बन जाते हैं। सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू मासेज वेरीज इन्वर्सली एज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और वो जो होती है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दोनों की डिस्टेंस का, इनकी 1/r का प्रोपोर्शनल होती है। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक्सेप्ट वन शोन इन फिगर कैन नॉट डिस्क्राइब एन इलास्टिक कोलिजन, तो सिर्फ पहले को छोड़ के बाकी सारी की सारी सही हैं, क्लियर पॉइंट, आंसर देख लीजिए। ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू मास वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस बिटवीन देम एज 1/r, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक्सेप्ट वन शोन इन फिगर कैन नॉट डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लास्ट, कंसीडर द डीके ऑफ ए फ्री न्यूट्रॉन एट रेस्ट दिया गया है, जो न्यूट्रॉन का डीके होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया ना, सो दैट टू बॉडीज डीके ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड देयरफॉर कैन नॉट अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टू द बीटा डीके ऑफ ए न्यूट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस एज शोन इन द फिगर दिया गया, ध्यान से देख लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है, समझना है, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है ये। यदि मानो यदि डीके ऑफ ए जो न्यूट्रॉन का डीके है न्यूक्लियस के अंदर इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्कीम, देन द अवेलेबल एनर्जी इन डीके मस्ट बी कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज पोजेस ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हम ग्राफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो ग्राफ में क्या दिखाया देखिए ध्यान से, द ग्राफ शो दैट द इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसमें हम देख रहे हैं ग्राफ में। देयरफॉर गिवन डीके मोड कैन नॉट अकाउंट फॉर ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम इन द बीटा डीके। तो ये आप जो आंसर पढ़ सकते हैं इसमें ध्यान से, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए देयरफॉर गिवन डीके मोड कैन नॉट अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम इन द बीटा डीके। तो ये था हमारा आज का जो न्यूमेरिकल था, वर्क एनर्जी एंड टाइम का जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, टोटल इसमें 30 न्यूमेरिकल दिए गए, तो और आज हमने वो कंप्लीट कर लिए।
तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, और न्यूमेरिकल को एक बार हाथ से भी आपने करके देना है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।